Hello, my name is Ankit and I am a physics teacher, and today we will learn class 9 chapter Force and Law of Motion. In this single video we will cover the full chapter in less than 20 minutes. So without wasting any time, let's begin. We can divide this chapter into 4 topics, that is force, first law of motion, second law of motion and third law of motion. Okay, you can see it here. Force, first law of motion, second law of motion and third law of motion. Okay, to understand force we must be knowing about acceleration, which is rate of change in velocity. What causes the velocity of an object to change? This cause is force. Basically force is the cause of motion. I have taken some snips of your NCERT book here to explain the force. Okay, तो हमने देखा है कि a boy is pushing a trolley that cause the motion in the trolley. ओके, तो जो मोशन हो रहा है ना, इसके पीछे बॉय पुश कर रहा है इसको, तो जो बॉय क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है. सिमिलरली जब हम डोर को ओपन करते हैं ना, फोल्ड करते हैं, तो जो ओपन होता है इसमें मोशन होता है, फोल्ड बाहर को हो जाता है. और इसी तरीके से कि जो जब बॉल को हिट किया जाता है हॉकी स्टिक से, तो इसमें भी मूवमेंट होता है. तो इस तरीके से हमने फोर्स को देखा. फोर्स क्या है? फोर्स है कॉज ऑफ एक्सीलरेशन. ठीक है, कॉज एन ऑब्जेक्ट टू एक्सीलरेट. ठीक है, तो इसमें हम पढ़ लेते हैं कि दैट कॉज इज फोर्स. जो भी एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन के पीछे जो करता है, एक्सीलरेशन जो करता है उसको फोर्स बोलते हैं. द फोर्स इज सेड टू एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स वेलोसिटी. जब उसकी कोई सी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो हम कह सकते हैं उस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लग रहा है. मैंने अभी आपको बताया कि मोशन जो है वो फोर्स से होता है, पर क्या हर फोर्स मोशन को कॉज करता है? क्या हर फोर्स से मोशन होता है? क्या हर फोर्स से वेलोसिटी में चेंज आता है? तो इसका आंसर अभी के लिए आप ना समझिए. हर फोर्स से मोशन नहीं होता है, वो मैं अभी बताता हूँ क्यों. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसमें मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन होती है. ठीक है ना. जब किसी ऑब्जेक्ट पर किसी डायरेक्शन के अलोंग नेट फोर्स 0 होता है, तो उस ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता वेलोसिटी में. उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है ना. अदरवाइज जब ये नेट फोर्स 0 नहीं हो, उस टाइम पे वेलोसिटी चेंज होगी और मोशन होगा, और हम कह सकते हैं कि जो फोर्स एक्टिंग हो रहा है उस ऑब्जेक्ट में इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन वो 0 नहीं है. ओके, तो हम अभी इधर एग्जाम्पल देखते हैं. टेबल पर एक बॉक्स रखा हुआ है. इसमें जिस एक्स और वाई दो हमने लाइन दी है, जो स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई, इसके अलोंग जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक्स की साइड एंड वाई की साइड, वो फोर्स अपोजिट है, और जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, और जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है. इसीलिए ये बॉक्स मूव नहीं हो रहा. बॉक्स की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही. ओके, पर अगर हम इस फोर्स के जो मैग्नीट्यूड है उसको बढ़ाते हैं और इसको सेम रखें, तो फिर जो नेट फोर्स लगेगा वो 0 नहीं होगा. क्योंकि जब ये नेट फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन का माइनस, जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा माइनस इसके जो अपोजिट लग रहा वो फोर्स, दोनों का माइनस होगा. तो जो आंसर आएगा वो कुछ आएगा पॉजिटिव में. मान लिया एक्स न्यूटन फोर्स लगे, तो जो उस नेट फोर्स से इस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होगा, मोशन होगा, वेलोसिटी चेंज होगी. ओके, मुझे लगता है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है मैंने. अब हम देखते हैं बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है. तो देखिए, जो मैंने एफ नेट बताया, नेट फोर्स, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे किसी डायरेक्शन के, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे, तो वो फोर्स बुलाएगा, वो पेयर बोलेगा बैलेंस फोर्स होगा वो. ओके, अपोजिट डायरेक्शन हो फोर्स की, मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो उन फोर्सेस को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स. इन फोर्सों से कभी मोशन नहीं होता,
इन फोर्सेस इन मोशन नहीं होता, एफ नेट इक्वल टू 0 होता है। ओके, 2 सेकंड, हाँ सॉरी फ्रेंड्स, वो कॉल आ गया था। ठीक है, तो हमने बैलेंस फोर्स देख लिया, इसके जो डायरेक्शन होती हैं वो अपोजिट होती हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, तो नेट फोर्स 0 हो जाता है, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता। ठीक है, अनबैलेंस फोर्सेस में क्या होता है कि जो फोर्सेस रहता है ऑब्जेक्ट पे वो इक्वल नहीं होता। मान लिया अगर इस डायरेक्शन में फोर्स एफ इक्वल टू 10 है और इसमें मान लीजिए इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में है भी नहीं है, या फिर है तो 10 नहीं है, और भी कुछ है 10 के अलावा और कुछ है, तो जो नेट फोर्स है वो 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0, तो मूवमेंट होगा। एंड अनबैलेंस फोर्सेस, इट इज द अनबैलेंस फोर्स दैट कॉज मोशन। ओके, तो इसीलिए हमने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का देख लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं। ठीक है, तो अब फ्रिक्शन फोर्स देखते हैं। अ फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स ऑन अ बॉडी when the body slides or attempt to slide along a surface। इसका मतलब क्या है कि ये फ्रिक्शन फोर्स, जब फोर्स, ये एक फोर्स है और ये जब लगता है बॉडी पे, जब बॉडी स्लाइड कर रही हो या फिर अटेम्प्ट टू स्लाइड, या स्लाइड करने का अटेम्प्ट कर रही हो या फिर स्लाइड कर रही हो, तब लगता है ये किसी भी बॉडी पे। अब इस फोर्स में क्या रहता है कि ये फोर्स जो लगता है वो पैरेलल लगता है सरफेस के, है ना। आप इधर देख सकते हैं फोटो में, जो पुश कर रहे हैं इस बॉक्स को, तो इस पर एक बॉक्स पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स है। ओके, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स है, और ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, पूरी डायरेक्शन में। और इसका मैं बताता हूँ क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स में। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी अप टू अ सर्टेन लिमिट। ओके, तो हर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है किसी ऑब्जेक्ट पर, वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, जिस पर सरफेस की प्रॉपर्टीज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और मेन फैक्टर है। सरफेस प्रॉपर्टीज पर एंड वेट भी है, ऑब्जेक्ट का वेट पर। ठीक है, ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स मैंने बताया कि अप टू अ सर्टेन लिमिट, अप टू अ सर्टेन लिमिट। ओके, अप टू अ सर्टेन लिमिट जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, जिसको हम एफ आर से नोट करते हैं, वो होगा एफ अप्लाइड के इक्वल, है ना। और उस लिमिट के बाद, उस लिमिट पर जो फ्रिक्शन फोर्स रहता है वो एफ आर मैक्स होता है। उस लिमिट के बाद वो कांस्टेंट होगा एफ आर मैक्स पर, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ओके, इसका ग्राफ मैं इधर बताता हूँ, देखिए ये फ्रिक्शन फोर्स है, जे फोर्स अप्लाइड है। ओके, जे जो है, हाँ जे 45 डिग्री है। ओके, और जे जो है एफ आर मैक्स है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, कितना भी अप्लाइड फोर्स कर लो, जितना। हाँ, तो अब हम देखते हैं इस ब्लॉक को, इस बॉक्स को देखते हैं। ए मदर और सन इस बॉक्स को पुश करने की कोशिश कर रहा है, जितना ये फोर्स लगा रहा है वो फोर्स एफ आर मैक्स से कम है। ओके, अभी इस कंडीशन में एफ आर मैक्स से जो कम है फोर्स अप्लाइड, ओके कम है, तो ये बॉक्स मूव नहीं हो रहा। जितना वो फोर्स लगा रहा है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 हो रहा, तो ये बैलेंस फोर्स बन रहा है, इसलिए बॉक्स मूव नहीं हो रहा। ठीक है, बी में देखते हैं। बी में क्या हो रहा है कि उनने फोर्स लगाया और ज़्यादा, ये फोर्स पहुंच गया एफ आर मैक्स तक, और इसके अपोजिट भी इतना ही फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का, उसका मैग्नीट्यूड भी एफ आर मैक्स तक है। ओके, हमको पता है एफ आर मैक्स से ज़्यादा हो भी नहीं सकते फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड, और इसमें भी जो फोर्स है वो अपोजिट है एंड इक्वल है, इसलिए एफ नेट 0 है, और इसलिए बॉक्स मूव नहीं हो रहा। बट उसके बाद इन्होंने थोड़ा और फोर्स लगाया, वो फोर्स जो है वो एफ आर मैक्स से ज़्यादा है, प्लस करके समथिंग है, और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो लग रहा है एफ आर मैक्स, तो ये अनबैलेंस फोर्स हो गया। ये एफ नेट नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए बॉक्स मूव हो रहा है, इसी को हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, वापस जाते हैं। ओके, और देखते हैं। ओके, फर्स्ट लॉ इन मोशन देखते हैं। ओके, तो हम पढ़ते हैं क्या क्या है फर्स्ट लॉ इन मोशन में। देखिए, ये फर्स्ट लॉ इन मोशन कहता है एक ऑब्जेक्ट है
वो रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। रिमेन मतलब वैसा ही रहेगा रेस्ट की स्टेट पर, अगर रेस्ट की स्टेट पर है, और यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट पे है अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन मींस कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन में, तो वो वैसा ही मूव करता रहेगा उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से। ओके, जब तक उसको उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स नहीं लगता। ठीक है, इसको हम दोबारा पढ़ते हैं। ओके, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इज अ कीवर्ड हियर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर दूसरा कीवर्ड है अनलेस। अनलेस इज अ सेकंड कीवर्ड। अनलेस कंपेयर टू चेंज द स्टेट बाय अप्लाइड फोर्स। जब तक अप्लाइड फोर्स नहीं लगता, तो जब तक जो स्टेट है कोई ऑब्जेक्ट की, स्टेट कैसे हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट की, या फिर रेस्ट पे होगा या यूनिफॉर्म मोशन में होगा। अभी के लिए आप ये समझिए कि दो स्टेट होती हैं, तीसरे स्टेट में बाद में बताऊंगा। यूनिफॉर्म मोशन में होगा कोई ऑब्जेक्ट, तो अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पर ही रहेगा, मोशन पर है तो मोशन पर ही रहेगा। ओके, जब तक रहेगा जब तक उस पर फोर्स नहीं लगता, नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो जब तक वो दोनों स्टेट में किसी भी स्टेट पर है तो उसी स्टेट पर बना रहेगा वो ऑब्जेक्ट। इसको अल्टरनेटिवली इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेजिस्ट करता है चेंज इन स्टेट, क्योंकि जो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रह रहा है, रेजिस्ट कर रहा है ना, ऑटोमेटिक तो चेंज नहीं हो रहा। और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन ही में हो रहा, चेंज नहीं हो रहा। इसलिए हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट आर चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन, ये स्टेट ऑफ मोशन है। ओके, ये स्टेट ऑफ मोशन है। ओके, कौन कौन सी स्टेट है? एक रेस्ट वाली है, एक यूनिफॉर्म मोशन वाली है। अभी फिर से वही चीज आ गई है, जब तक किसी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगता तब तक उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ओके, हमने देखा था कि अगर यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्सटर्नल। ठीक है, सिमिलरली अगर रेस्ट पर है मतलब वेलोसिटी जीरो है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, जो कि वेलोसिटी जीरो है, वो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स नहीं लग रहा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी मतलब जो बॉडी है उसमें एक्सीलरेशन नहीं होगा। हम फिर से देख लेते हैं, सेम चीज मैंने 5 बार लिखी है इधर, जिससे आपको पूरा तरीके से मेमोराइज हो जाए ये लो। ठीक है, इसको फिर से हम पढ़ते हैं। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पर रहेगी। अगर बॉडी मूव कर रही किसी डायरेक्शन में तो मूव करती रहेगी सेम वेलोसिटी से। ए है। ठीक है, और फिर से देखते हैं अगर कोई नेट फोर्स, अब देखिए, अब इधर देखिए, बॉडी पे फोर्स तो लग रहा, बॉडी पे फोर्स तो लग रहा, बट नेट फोर्स जीरो है। ओके, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, तब भी वो रेस्ट पे होगी तो रेस्ट पर ही बनी रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे होगी, यूनिफॉर्म मोशन पे होगी। ओके, तो उसी वेलोसिटी पे बनी रहेगी। तब भी अगर फोर्स लग रहा पर नेट फोर्स जीरो है तब भी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इनर्शिया क्या होता है। तो हमने अभी देखा कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा तो वो मूव करता रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा। तो ये जो मैंने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। तो जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को ही इनर्शिया बोलते हैं। ओके, तो पहली चीज तो हमने इनर्शिया देखा। अब इनर्शिया कैसे मेजर होता है, मेजर कैसे होता है इनर्शिया? इनर्शिया का मेजरमेंट होता है मास से। हर बॉडी का एक मास होता है, मास के यूनिट किलोग्राम होता है। ओके, मास और वेट में कंफ्यूज मत होना, वेट इज ए डिफरेंट थिंग। ओके, वेट की यूनिट होती है न्यूटन। वेट इज अ फोर्स जिसमें हर ऑब्जेक्ट पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है ना, ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो वेट होता है। मास इज अ डिफरेंट थिंग। तो हम एक बार और देखेंगे इसको। तो एक
चीज देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट हैवी है और कोई ऑब्जेक्ट लाइट है, ये सॉलिड बॉक्स है, ये एम्प्टी बॉक्स है। ओके, दिस इज एम्प्टी बॉक्स, दिस इज सॉलिड बॉक्स। इसको मूव करने में, इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने में, ये भी रेस्ट पे है, ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने में हमको ज़्यादा फोर्स लगेगा। ओके, और जबकि कोई बॉक्स खाली हो, उसको मूव करने में हमको छोटा फोर्स लगेगा, एफ स्मॉल लगेगा। ओके, एफ लार्ज लगेगा इधर। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो इनर्शिया है, तो वो हैवियर ऑब्जेक्ट का ज़्यादा इनर्शिया होता है, लाइटर ऑब्जेक्ट का कम इनर्शिया होता है। तो हैवियर लाइटर क्या है, यही तो मास है। मास की यूनिट किलोग्राम होती है, ऐसा यूनिट। ओके, तो हमने देखा कि इनर्शिया क्या होता है, वो उसका मेजरमेंट मास से होता है। ओके, जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना ज़्यादा इनर्शिया रहेगा। ठीक है, तो हम ये एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, ये एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। तो हम इधर ग्लास देख रहे हैं, ग्लास के ऊपर एक कार्ड रखा हुआ, कार्ड पर एक कॉइन रखा हुआ है। जब कार्ड को फोर्स से, हॉरिजॉन्टल फोर्स से हिट किया जाता है तो कार्ड बाहर चला जाता है और कॉइन ग्लास के अंदर चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इनर्शिया से होता है। अब देखिए, जो कॉइन है उसमें कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा, एफ हॉरिजॉन्टल 0 है। ओके, मतलब जो जो हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं होना चाहिए, जो उसमें हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं होगा। ओके, उसमें तो जब हम कार्ड को बहुत स्पीड से मारते हैं तो फ्रिक्शन भी नहीं लग पाता उसमें, ड्यू टू फ्रिक्शनलेस सरफेस और स्लिपरी सरफेस ऑफ द कॉइन। हम आइडियल कंडीशन मान के जाते हैं, तो हम बहुत तेजी से मारेंगे इसको तो कॉइन पर जो कॉइन क्या है, नीचे गिर जाएगा, कॉइन लग जाएगा, क्योंकि उसमें हॉरिजॉन्टल में तो उसका इनर्शिया आता, तो हॉरिजॉन्टल मूव नहीं होगा, ओनली वर्टिकल मूव होगा। सिमिलरली हम इधर भी देख सकते हैं कि कैरम कॉइन्स हैं, जब हम इससे स्ट्राइकर से हिट करते हैं नीचे वाले कॉइन्स को तो स्पीड से, तो वो कैरम कॉइन निकल के बाहर चला जाता है, और बाकी जो स्ट्राइकर एक के ऊपर लगे रहते हैं वैसे ही वो नीचे जम जाते हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता, ओनली वर्टिकल मूवमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल में कोई मूवमेंट नहीं होता। तो इनर्शिया एंड मास भी क्लियर हो गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको क्लियर हो गया, सॉरी हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको क्लियर हो गया, इनर्शिया क्लियर हो गया, मास क्लियर हो गया, स्टेट ऑफ मोशन क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत सिंपल है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। का मतलब फोर्स जो है वो मास रहेगा और इनटू एक्सेलरेशन रहेगा। ये जो सेकंड लॉ है जो मैथमेटिकल इक्वेशन देता है। ओके, तो सिंपल सा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है, आपको खाली याद रखना है। फर्स्ट लॉ क्या था कि जो स्टेट ऑफ मोशन है वो ऑटोमेटिक चेंज नहीं होती, उसके लिए फोर्स लगाना पड़ता है। तो पहला लॉ स्टेट ऑफ मोशन का था। दूसरा लॉ क्या है कि जो फोर्स लगाते थे, फोर्स लगाना पड़ेगा, वो कितना फोर्स लगेगा उसका मेजरमेंट देते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम है तो उसको 0 से 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड में पहुंचाने के लिए 0 से 1 सेकंड मतलब एक्सेलरेशन बंद करने 1 सेकंड के अंदर बंद करने के लिए जो फोर्स लगेगा वो 1 न्यूटन लगेगा। ओके, तो फोर्स न्यूटन क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, जे 1 न्यूटन इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। और आपने देखा ना, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 न्यूटन को हम खोल के किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी देख सकते हैं, और फोर्स की ऐसा यूनिट है न्यूटन। ओके, तो ये आप नोट कर लेना, फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन है, जिसको 1 न्यूटन इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ बताता है स्टेट ऑफ मोशन, सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ स्टेट ऑफ मोशन का बताता है, फोर्स का बताता है कि मोशन
जो स्टेट ऑफ मोशन है वो फोर्स चेंज होता है फोर्स से, और दूसरा लॉ फोर्स का हमको तोड़ के ब्रेकअप बताता है फोर्स का मेजरमेंट क्या होगा। ओके, अब हम इसके बाद तीसरी चीज पे जाते हैं, वो है मोमेंटम। ओके, तो मोमेंटम जैसे कि फोर्स अभी हमने देखा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उसी तरीके से मोमेंटम को हम बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन अलग है, आप ये समझिए प्रोडक्ट ऑफ मास और इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं। इसको पी से डिनोट करते हैं, एम से नहीं, पी से। एम से तो मास रहता है, ओके, और बी से वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मास मैग्नीट्यूड भी होता है, इसमें डायरेक्शन भी होती है। ओके, डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप इधर देख सकते हैं। मैंने जो बताया डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। इसका ऐसा यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, और एक्सीलरेशन का होगा मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकंड। इसका देख रहा है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इसको जो यूनिट है इसकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, वो भी इधर है। अब आप देखिए, जो चीज़ अच्छी नोटिस करने की है, अभी हमने देखा P इक्वल टू एम बी। जब किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती। ओके, तो वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अगर जो रेट होगा, जिस रेट से मोमेंटम चेंज होगा, वो रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन dp बाई dt। और आपको आसान, आप क्लास 10th में तो आपको शायद ही समझ में नहीं आया, तो मैं आपको सिंपल से लिखता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा लिखता मैं, है ना, डेल्टा 2 सेकेंड, डेल्टा p बाई डेल्टा t। इसको एलेबोरेट करता, एफ इक्वल टू, पहले इनिशियल था पी आई, फाइनल हो गया पी एफ मोमेंटम, और टाइम लिया इसने 0 से t सेकेंड, तो t माइनस 0 t आएगा। तो इसको ओपन करने के लिए इधर p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन t। ओके, ये पी एफ लिखा, और इसको खोलते हैं, p को लिखेंगे हम, m तो कांस्टेंट आएगा, v फाइनल, फाइनल में क्या मास सेम रहेगा, वैल्यू p को पी एफ को कैसे लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट का मास और फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑब्जेक्ट का मास अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t। ओके, तो दोनों से हम m कॉमन ले सकते हैं, तो इस तरीके से इधर लिख सकते हैं f इक्वल टू m वी एफ माइनस वी आई अपॉन t। अब देखिए, मैंने वी एफ मतलब फाइनल वेलोसिटी, वी आई इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t, है ना, ये मास है। पर नोमेनक्लेचर में क्या होता है, तो वी आई को हम u बोलते हैं, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा इनिशियल वेलोसिटी। ओके, और फाइनल वेलोसिटी को हम सिर्फ v लिखते हैं, जो कि है फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो ये क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, तो हम इसको नेक्स्ट में लिखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो f इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं m v माइनस यू बाई टी, सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, हम इसको इरेज कर देता। ओके, हाँ, तो चेंज इन मोमेंटम, ध्यान रखिए रेट नहीं है, सिर्फ चेंज है। चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 एम बी माइनस एम यू एम बी माइनस यू। ठीक है, रेट ऑफ चेंज में रेट जब आ जाता अपॉन में t आ जाता। ठीक है, तो m इंटू वी माइनस यू अपॉन t आ गया। तो सेकंड लॉ यही बोल रहा है कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के, तो फोर्स है वो इसके प्रोपोर्शनल होगा। ओके, जो कि हमने देखा।
ठीक है। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल लगता है, तो एक कांस्टेंट के आता है आगे। ठीक है, तो एक कांस्टेंट के आ गया। अब आप देखिए बी माइनस यू बाई टी, बी माइनस यू बाई टी जे एक्सेलरेशन है, ये पहले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है। तो इसको बी माइनस यू बाई टी को ए से रिप्लेस कर दिया, तो के एम में आ गया। अब आप के की वैल्यू देखेंगे तो के की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि फोर्स का हमको पता है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से होता है, तो यूनिट तो इसकी कुछ यूनिट लेस आ रहा और नंबर में 1 आता है, क्योंकि एक न्यूटन फोर्स से 1 किलोग्राम मास को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से ही हम एक्सीलरेट कर सकते हैं। इसलिए इसका जो के की जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो 1 रहेगा। तो के को हम 1 को हटा भी सकते हैं, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम सीधा लिख सकते एफ इक्वल टू एम ए। ओके, तो ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन से वापस आ गया। ओके, मतलब ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, तो एक तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को डी पी बाई टी टी लिखते हैं। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ओके, विच इज एम इंटू ए। ओके, तो हमारा एक तरीके से वापस के वापस इससे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम से सेकंड लॉ ऑफ मोशन प्रूव हो गया। इसलिए ए जो है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, ये बात बहुत सही है, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही देखेंगे। एफ इक्वल टू एम ए हमने अभी पढ़ा हुआ है, इसको ओपन करेंगे तो वापस के बाद एम ए को बी माइनस यू बाई टी करेंगे, टी को एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा एफ इक्वल टू एम बी माइनस एम यू। अब देखिए जब फोर्स जीरो होगा, जब फोर्स जीरो होगा तो एम वी माइनस एम यू इक्वल टू जीरो होगा, तो एम वी इक्वल टू एम यू हो जाएगा। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो बी इक्वल टू यू होगा। जब इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी होगा, मतलब जितनी पहले वेलोसिटी थी बाद में भी उतनी वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। ओके, तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आया तो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट ऑफ मोशन है, स्टेट ऑफ मोशन है, जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं हुआ, नो चेंज हुआ। ओके, नो चेंज, स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हुआ। तो इससे हम फर्स्ट लॉ कह सकते हैं कि जब तक कोई फोर्स नहीं लगे और जब नेट फोर्स जीरो है तो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं होती। ओके, ये हमने मैथमेटिकली वो इक्वेशन फर्स्ट लॉ की इक्वेशन वो थी ना कि जब तक कोई फोर्स नहीं हो, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स नहीं, जब तक उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होती, वो हमने मैथमेटिकली सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने उसको मैथमेटिकल समझ लिया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे जो कि है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, आप देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत सिंपल है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगता है तो उस दूसरे ऑब्जेक्ट पर भी पहले ऑब्जेक्ट से उतना ही फोर्स लगेगा। दोनों फोर्सों के मैग्नीट्यूड इक्वल रहेंगे, जो दोनों ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, पहले से दूसरे पर लग रहा, दूसरे से पहले पर लग रहा, दोनों ऑब्जेक्ट के जो फोर्स के मैग्नीट्यूड है वो इक्वल रहेंगे, पर उनकी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। अब देखते हैं इधर वही चीज लिखा है, वन ऑब्जेक्ट से जब दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है अनदर ऑब्जेक्ट पर, तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इंस्टेंटेनियसली, मतलब हाल के हाल, इंस्टेंटेनियसली मतलब ऐसा नहीं कि 10 मिनट टाइम का कोई गैप हो, टाइम का कोई गैप नहीं है, हाल के हाल लगता है। पहले उसी ऑब्जेक्ट पर, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर भी फोर्स लगता है दूसरे ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, आप देखिए इक्वल होते हैं ये दोनों फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और ये अलग अलग बॉडी पे ही एक्ट करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर ही रखते हैं दोनों फोर्स। अब आप एग्जाम्पल से समझिए इधर, एग्जाम्पल से समझिए इधर, ए गन है, ए गन है, ए बुलेट है। ओके, ठीक है, अब गन से जो फोर्स लगा बुलेट पे, एक फोर्स लगा, उसको हम बोल देते हैं एफ बी। तो जो बुलेट से गन पे भी फोर्स लगेगा एक, वो लगेगा एफ बी ही लगेगा। ओके, क्योंकि दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा पर डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। ओके,
तो इस डायरेक्शन में लगेगा, बुलेट पे इतना लगेगा। अब क्योंकि बुलेट का इनर्शिया, बुलेट का जो इनर्शिया रहता है वो लेस देन रहता है गन के इनर्शिया से। ओके, इनर्शिया ऑफ बुलेट इज लेस देन गन। ओके, तो बुलेट में जो एक्सेलरेशन होता है, जो वेलोसिटी में चेंज होता है, जीरो से सनसनाती बहुत स्पीड में पहुंच जाती है बुलेट, और किल भी कर देती पीपल्स को, पर्सन्स को। ओके, पर बुलेट का क्या रहता है, जो गन रहता है उसका एनर्जी ज़्यादा होता, एनर्जी ज़्यादा होता मतलब मास ज़्यादा होता। जब मास ज़्यादा होगा, फोर्स तो सेम है, जब मास इसका ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, क्योंकि दूसरे जो बुलेट का मास क्या है, कम है, मास ये कम है, तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, आप याद रखना, सिंपल है। अब आखिरी चीज़ देखते हैं हम, ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसका कोई प्रूफ नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कोई वैसा प्रूफ नहीं है, पर ये जो फिनोमेना है डिड्यूस किया गया। डिड्यूस मतलब कंक्लूजन पे पहुंचे, किसके द्वारा कंक्लूजन, जब हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़े तो हमने कुछ एग्जाम्पल देखे और हमने ये डिड्यूस किया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कुछ बाहर की चीज़ें नहीं है उसमें, है ना, और उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं मोमेंटम के, मान लीजिए ए बी सी डी ऑब्जेक्ट हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं मोमेंटम के, पी ए होगा, पी सॉरी जो सम है मोमेंटम का, सम है, प्रोडक्ट नहीं, सम है मोमेंटम का, पी ए पी बी पी सी पी डी, जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा के। ओके, तो अगर हम इससे मतलब क्या है, जो एम मान लिया एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी प्लस एम सी यू सी प्लस एम डी यू डी, ये हमेशा सेम रहेंगे। मतलब जब एक ऑब्जेक्ट से अगर ये आपस में कोलाइड होते हैं, कोलिजन होता है, इनकी वेलोसिटी भी चेंज होती है ऑब्जेक्ट्स की, तब भी इनका मोमेंटम सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो गई, मास उतना ही रहा, एम ए वी एम बी वी वी एम सी वी सी प्लस एम डी वी डी। ओके, तो जो हमेशा जे भी के इक्वल रहेगा, मतलब ए जो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा, कभी मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम का। ठीक है, टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व, मतलब मोमेंटम हमेशा ही सेम रहता है आइसोलेटेड सिस्टम में। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नहीं, मैथमेटिकल जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कोलिजन इन टू बॉल्स में। ओके, तो हम देखते हैं ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, या फिर इस बॉल का नाम ए है, इस बॉल का नाम बी है, इसका मास एम ए है, इसका मास एम बी है, इसकी वेलोसिटी यू ए है, इसकी वेलोसिटी यू बी है। इनिशियली कोलिजन के बिफोर कोलिजन। ओके, बिफोर कोलिजन, जब बिफोर कोलिजन की बात कर रहा है। फिर कोलिजन हुआ, जब कोलिजन हुआ तो इससे इस पर फोर्स लगा, इससे इस पर फोर्स लगा, है ना। तो हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन से पढ़ा कि जो फोर्स एफ ए पे लगेगा ड्यू टू बी, वो इसको रहेगा एफ जो बी पे लगेगा ड्यू टू ए, और डायरेक्शन अपोजिट रहेगी तो कहीं पे माइनस साइन लगा दो। ओके, तो ये वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, अब हमने इसको, अब ठीक है कोलिजन हो, कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन, ठीक है, कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट का मास, पहली बॉल का मास एम ए हो गया, दूसरे बॉल का मास एम बी हो गया, मतलब मास में कोई चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी में चेंज हो गया, एम वी ए हो गया, वी वी हो गया। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज हो गया। ठीक है, अब हम इसको ओपन करते हैं, तो इसका जो इस बॉल पे जो मास लगा, फोर्स लगा ए पे, वो कितना लगा, इसके मास के, बॉल के मास के इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, इस बॉल का मास क्या है, ए है, तो एम ए आ गया। एक्सेलरेशन क्या हुआ, पहले यू था, फिर वी हो गया, टी सेकेंड में। ओके, तो वी माइनस यू बाई टी लिखेंगे इसको। सिमिलरली हम इसको भी ओपन कर देंगे, तो इसको जब हम इसको टी से टी हटा देंगे इधर से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो टी से टी कट जाएगा। ठीक है, टी से टी कट जाएगा। ओके, ये जो एम भी को सेट करेंगे तो ये दोनों को प्रोडक्ट से ए आ जाएगा, एम भी यू भी ए आ जाएगा, एम बी यू बी माइनस माइनस प्लस
ठीक है। एम बी यू बी इस साइड लिखा, तो ये एम ए यू ए जे जे देखिए प्लस में है, जे इस साइड एम देखिए, जो चीज़ इस साइड लिखना था वो इस साइड लिख दे, इक्वल है पर एक वो सेम चीज़ रहेगी। और एम ए माइनस यू ए है तो ये इस साइड चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इधर दो चीज़ प्लस में हो जाएंगी, एम ए यू ए एम बी यू बी। इसी तरीके से जो माइनस की चीज़ है ना, एम भी यू एम भी वी बी, तो वो इस साइड पहुंचा दी उनने, जो कि इस साइड लिखना था वो इस साइड पहुंचा दी। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बनेगी, आप आराम से देख सकते हैं, अपने कोशिश करना, आराम से आपका ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये वही चीज़ है कि जो इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ओके, तो इससे क्या पता लगा कि मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। हम देखते हैं कि एक बार रिकॉल कर दें क्या क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में। तो देखिए हमने फोर्स पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, इधर देख लेते फोर्स पढ़ा, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स पढ़ा। बैलेंस फोर्स से मोशन नहीं होता, ओके, मोशन नहीं होता मतलब स्टेट चेंज नहीं होती, स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता, बहुत ज़्यादा बेटर होगा बोलना स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, चेंज नहीं होता। अनबैलेंस फोर्स से ही एक्सेलरेशन होती है, मतलब मोशन, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होती है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होती है, ठीक है। इसके बाद हमने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा, वो बोलता है कि स्टेट ऑफ मोशन जब तक चेंज नहीं हुई जब तक कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर हमने इनर्शिया एंड मास पढ़ा, इनर्शिया पढ़ा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, अगर उसका मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा रहेगा, मास कम है तो इनर्शिया कम रहेगा, ठीक है। ये सब चीज़ हमने इनर्शिया एंड मास में पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा, जो बोलता था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। इसके बाद हमने मोमेंटम पढ़ा, मोमेंटम को पीठ से जोड़ जाते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, ये पढ़ा। और हमने पढ़ा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू होता है फोर्स, ओके। फिर हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टू से कोई फोर्स लगाए तो उतना ही फोर्स ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन पे लगाता है, ठीक है। तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट रहती है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने अभी हाल पढ़ा, इसमें हमने देखा कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, कोई कॉलिजन के पहले जितना मोमेंटम होगा उतना ही मोमेंटम कॉलिजन के बाद होगा, है ना, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। और बस एक कंडीशन है कि वो सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए, बाहर से कोई फोर्स नहीं आया उस सिस्टम में, इंटरनली हो, जो भी चीज़ें हो, कोलिजन हो, जो भी चीज़ हो इंटरनली हो, बाहर से कुछ चीज़ ना आए, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। आपसे मैं बोलता कि अच्छा लगा हो आपको तो आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगा तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और मुझे बताइए कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है।